The Teacher's Show. The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। The Teacher's Show है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। The Teacher's Show। नमस्कार, द टीचर शो के एपिसोड 128 में आपका स्वागत है। और आज लगातार 128वें दिन हम आपके समक्ष हाजिर हैं। एक नए मेहमान, एक नए शिक्षक जो हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से लाइव हैं। हम जल्द ही आपका तारुफ उनसे कराएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा और हमारे आज के जो मेहमान हैं उनका खास धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़े शायर हैं और मंचीय कवि हैं शिक्षक होने के साथ साथ। तो मंचों के जो शोभा बढ़ाते हैं लोग, वो ऑनलाइन आ जाए तो बात ही क्या है। तो आज हम देखते हैं संदीप सजर साहब की शायरी में क्या क्या खास बातें हैं और शिक्षा और साहित्य को लेकर उनका क्या नजरिया है। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से जुड़े हैं श्री गिरीशन जोशी जी, पूर्व निदेशक CCRT, और साथ में हैं आदरणीय संदीप सजर साहब। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आभारी हैं सर, आपने हमारे इस शो में जो केवल सरकारी शिक्षकों का है और असरकारी शिक्षकों का है, ऐसे शिक्षक जो सरकारी भी हैं और असरकारी भी हैं, उनका ये शो है सर। आपने इस शो में आना कबूल किया तो हम आपके आभारी हैं। अरे मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। हमारे अग्रज हैं आदरणीय उपाध्याय जी, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी, उनका मुझे निर्देश हुआ कि आपको इस शो में आना है और आप शिक्षक होने के साथ साथ आप गतिविधियों में जुड़े रहते हैं, तो आपको इस शो में रहना चाहिए। तो उनका आदेश और आप सबका प्यार था तो मुझे आना ही था। आज आपके सामने बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ आदरणीय हेमंत बिष्ट जी भी जुड़े हैं, जो आप ही के बिरादरी के हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे एंकर हैं, संचालक हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में एंकरिंग के लिए प्रख्यात हैं, विख्यात हैं, सुविख्यात हैं। हेमंत सर नैनीताल से इस वक्त लाइव है हमारे साथ। और हेमंत सर, मैं चाहूंगा कि आज जो है आपकी कुछ दो लाइनों के साथ सजर साहब का स्वागत किया जाए, फिर हम सवाल पूछते हैं जो हमारा रोज का कार्यक्रम है जोशी सर का। तो आज तो हमारे बीच सरस्वती पुत्र आए हैं, भरत पुत्र आए हैं सरस्वती, और हम कल से प्रतीक्षा कर रहे थे सर, जब से डॉक्टर DN भट्ट जी ने आपका नाम बताया कि कल वो आ रहे हैं हमारे बीच। तो आज माँ शारदा की वंदना के साथ हम बात शुरू करते हैं कि वर्णा नामर्थ संज्ञानांग रसानांग छंद सामपि मंगलानांग चक्रतारु वंदे वाणी विनायको। श्री रामचरितमानस के पहले श्लोक के साथ हम शब्दों, अक्षरों और रस, छंद, अलंकार सभी की देवी माँ शारदा को शत शत नमन करते हैं और विघ्न विनाशक गणपति जी को वंदन करते हैं कि हमारा आज का एपिसोड निर्विघ्न संपन्न हो, क्योंकि कल थोड़ा नेट ने हमें बहुत परेशान किया और आप
सरस्वती के भरत पुत्र हैं सर, आपका स्वागत और अभिनंदन। और अब श्रद्धेय जोशी सर हमारे बीच। जी जी, हम कार्यक्रम के शुरू में एक प्रश्न पूछते हैं दर्शकों से, श्रोताओं से। तो वो एक प्रश्न है, ये आपके लिए नहीं है, लेकिन यदि आप उत्तर देना चाहें तो आपको मनाही भी नहीं है। तो एक थोड़ा सा लंबा सा प्रश्न है। ये प्रश्न की भूमिका कल के प्रोग्राम पे डिपेंडेंट है, क्योंकि कल हमारे जो हेमंत बिश्ट जी हैं, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था। कल जो कवित्री आई थी उनके लिए कहा कि इनके डीएनए में कवित्री होना लिखा था। तो वो डीएनए मेरे कहीं अटक गया दिमाग में, तो मैंने सोचा आज का प्रश्न डीएनए को लेके ही करते हैं। तो आज का प्रश्न ये है कि हम जानते हैं कि हमारी शरीर संरचना में डीएनए का महत्वपूर्ण स्थान है। सर्वप्रथम डीएनए को बी डीएनए कहते हैं, और अन्य डीएनए को हम ए डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, और फिर एक दुर्लभ जो डीएनए वो जेड या जी डीएनए कहते हैं। इन सब में जेड या जी डीएनए को उसकी पश्चगामी या अप्रबल विशेषक संरचना के कारण जाना जाता है। लेकिन देखिए, संसार में विद्यमान 10% मानव लोगों में यह सक्रिय है, जी डीएनए, और यह 23% विंबलडन के विजेताओं को, 30% क्रिकेट टेस्ट खिलाड़ियों को, और अंतिम 15 अमेरिकी राष्ट्रपतियों में से 45% इसके प्रभाव में रहे हैं। तो जेड डीएनए या जी डीएनए के साथ इन उपरोक्त व्यक्तियों में से ऐसी क्या खास बात है? ये हमारा आज का प्रश्न है। यह इंग्लिश और लेकिन भट्ट जी ने मेरे को इंग्लिश का भी कहा है, हिंदी का तो हमने कह दिया। We are aware of the importance of the DNA in the structure of human body. There are various types of DNA. The most common one is B DNA, and the rest are A DNA, C DNA, D DNA, and the rare Z or Z DNA. Of these, Z or Z DNA is unique in its structure, as it shares the recessive trait with only 10% of humans have. But 23% of Wimbledon winners, 30% of Test cricket batsmen, and a remarkable 47% of the last 15 US presidents have it. What is so special about people having Z or Z DNA? क्या बात, बहुत ही हिमंता, कैसा लगा था ये प्रश्न आपको? मैंने आपको जवाब जबरदस्त सर, बहुत अच्छा बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्रश्न। जेड डीएनए का तो बहुत ही अक्सर बड़ी क्वेरीज भी आती थी सर बच्चों की तरफ से। इसका जवाब आ गया सर, इसका जवाब आ गया है। हमारी एक दर्शक है गीतिका जोशी, वो लिख रही है कि दे ऑल आर लेफ्ट हैंडेड। दे ऑल आर लेफ्ट हैंडेड। वो बायोलॉजी के एक्सपर्ट हेमंता बैठे हुए हैं, और हेमंता से पूछेंगे, क्योंकि ये प्रश्न मेरे को कल 2 बार नाम दिया कि इनके डीएनए में गीता उप्रेती जी के डीएनए में कवित्री होना लिखा है। तो जेड डीएनए कविता से जुड़ा हुआ है या किस चीज से जुड़ा हुआ है, ये मुझे पता नहीं। चलिए देखते हैं, संदीप जी से बात करते हैं। मैं बोलना चाहूंगा इसमें कि डीएनए के विषय में तो मुझे पता नहीं है कविता का किस डीएनए से जुड़ाव है, लेकिन मैंने एक बात अपने जो क्या नाम है अपनी पारंपरिक सिद्धांतों से और पारंपरिक शास्त्रों से जो पढ़ी है, वो ये पढ़ी है कि हमारे संस्कारों में होती है जो कविता होती है, और वो संस्कार हमारे व्यवहार से धीरे धीरे बनते चलते सूक्ष्म रूप में वो हमारे आत्मा मन के साथ जुड़े रहते हैं। और वो संस्कार अगर अब वो डीएनए उन्हें मान लिया जाए तो कुछ मान लीजिए, पर मुझे जितना पता है वो यही कि हमारे संस्कारों में आदतन व्यवहार के द्वारा, कर्मों के द्वारा वो सूक्ष्म रूप से वो तत्व रह जाते हैं, और उसी तत्वों के माध्यम से हम सोते जागते कविता की रचना में रहते हैं। बिल्कुल क्या बात। देखिए, कृष्ण कुमार वर्मा जी लिख रहे हैं कि जेड डीएनए वाले कभी हार नहीं मानते। जो कवि लोग जो होते हैं वो कभी, आपने जैसे कहा कि वो संस्कारों में आते हैं, वो हार नहीं मानते। और दूसरा, जिनके
आधार पे हमने प्रश्न बनाया था। गीता उप्रेती जी वो भी आज इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं, तो उनको भी देख के अच्छा लगा। बहुत स्वागत है, बहुत लेगेसी अभी तक चल रही है। उनका असर अभी तक है सर, कल का असर हाँ, अभी तक हाँ। है गीता उप्रेती जी का। और संदीप सर के पास चलते हैं, सजर साहब के पास। जी सजर साहब, आपका नाम बहुत सबसे पहले आकर्षक है, संदीप और सजर। तो ये सजर के पीछे की कहानी क्या है सर, वो सब जानना चाहते हैं हमारे दर्शक। और एक और बात आपको बताना चाहूँ सर, इस शो को आपसे भी चर्चा हो रही थी प्री शो में, और हम भी जानते हैं कि हजारों लाखों शो लाइव चल रहे हैं फेसबुक पर इस वक्त। लेकिन हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे सर, हमारे शो को पूरे देश भर के टीचर्स देखते हैं, कश्मीर से लेके तमिलनाडु, गुजरात से लेके तक, हर राज्य के आपको कमेंट्स मिलेंगे। अभी दिल्ली से आपके साथी आपका स्वागत करना शुरू कर चुके हैं। रजनीकांत जी हैं, कृष्ण कुमार वर्मा जी हैं, गुजरात से दिनेश जी हैं, उत्तराखंड से पवन जी हैं, धीरज मिश्रा, मनमोहन चौधरी थोड़ा सा लगातार कमेंट्स आ रहे हैं सर। तो हम इस महीने में थोड़ा सा सभी का अभिनंदन करता हूं जो लोग जुड़े हुए हैं इस शो के माध्यम से। और मुझे खुशी हो रही है कि मैं कविताओं के कार्यक्रमों से अलग हट करके एक ऐसे कार्यक्रम में जुड़ा हूं जो मेरी जीविका और मेरे दूसरा तो मेरा कविता है, पहला तो मैं शिक्षक ही हूँ, तो इसलिए शिक्षक व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ। वो रोजी रोटी उससे मेरी चलती है, तो मुझे खुशी है कि आप सबके साथ मुझे बैठने का अवसर मिला है। बहुत खुशी है मुझे इस बात। स्वागत है सर। नाम के लिए आपने प्रश्न एक नाम का कहा है आपने, तो देखिए नाम का तो हमारे वश में नहीं होता है, नाम तो हमारा रख दिया जाता है। ज्यादातर ऐसा होता है कि हमारे नाम रख दिए जाते हैं, हमारे वश में होते नहीं है। लेकिन एक मौका मिला था मुझे, तो मैंने बदल दिया। जी, मुझे एक अवसर मिला कि जब मैं कविता यात्रा शुरू की मैंने, तो नाम को थोड़ा सा उपनाम जो काव्यमयी उपनाम होना चाहिए, तो मैं गजलों में उस समय काम कर रहा था। तो वैसे मैं हर विधा में गीत, गजल, छंद, मुक्तक, गद्य, हास्य, रोज, श्रृंगार, सभी पे, हर विधा पे और हर रस पे मैंने काम किया हुआ है, जो रस बहुत ज्यादा सुने जाते हैं। और लेकिन मैं उस समय गजल पे काम कर रहा था, तो वो नाम, ये मेरे मित्र थे, वरिष्ठ थे, उन्होंने जिक्र किया, 2-3 नामों का हमने जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि आपके नाम के साथ अच्छा जाएगा। और जब मेरे गुरुजी को भी मैंने बताया, तो उन्होंने भी इसी में सहमति दी, तो इस वजह से फिर मेरा नाम संदीप सजर हो। बहुत बढ़िया सर, बहुत खूबसूरत नाम है। और हमारे एक और को होस्ट है जो आज दर्शक के रोल में है, मुकेश प्रसाद बोगड़ा जी। आज वो बीमार है, उनका भी स्वागत है। आज के सवाल का जवाब दे दिया जोशी सर, उन्होंने चश्मा जीतने की दौड़ में आज बोगड़ा जी भी शामिल है। बोगड़ा जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो संदीप सर, जैसे आपने अभी बातचीत में बताया हमको कि कविता जो है वो संस्कारों में होती है, कहीं न कहीं हमारे आचार व्यवहार विचारों से और संस्कारों से कविता बनती है। तो आपके बचपन की तरफ जाना चाहेंगे सर, वो कौन सा संस्कार आपको मिले माता पिता से या परिजनों से या विद्यालय से, कि जिससे आप इतने बड़े शायर हो गए, कवि हो गए? अब शुरुआत से कहता हूं तो ये कि मेरा परिवार आर्य समाज से जुड़ा हुआ परिवार रहा, और सत्संग होते थे वहां पे। बचपन में हमने बहुत सत्संगों में भाग लिया। हर हफ्ते में, हर सप्ताह में जो है 1-2 सत्संग होता ही था, और वहां पर बहुत बौद्धिक विचार सुनने को मिलते थे, बहुत कथाएं सुनने को मिलती थी। और एक लय होती है व्यक्ति के अंदर, वो स्वतः लय होती है, और वो लय व्यक्ति के अंदर होती है। जैसे हम लोग कोई गायक नहीं भी है, कवि नहीं भी है, फिर भी वो गुनगुनाता है, तो वो एक लय होती है। जब माँ बच्चे को थपकी देती है, वो भी एक लय में देती है। तो ये जो संसार में, प्रकृति में और पूरी सृष्टि में जो लय बसी है, किसी में कम किसी में ज्यादा होती है, और वो लय बचपन से थी। तो उस तरफ कुछ क्या कहना चाहिए, बहिर्मुखी स्वभाव भी था। तो बहिर्मुखी जो स्वभाव होते हैं उनको दिखाने की ज्यादा होती है, शो करने, जैसे आपका शो है वैसे मुझे भी शो करने की आदत थी बचपन में। तो वो उसके लिए हम लोग करते हैं। हमारे अंदर एक सेल्फ एस्टीम होती है जिसको हम प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो बचपन में वो आदतें थी कि जैसे विद्यालय में कंपटीशन प्रतियोगिताओं में भाग लेना, भाषण प्रतियोगिता में, कभी कविता वाचन प्रतियोगिता में, ये सब बचपन में था।
फिर मैं 10.5 साल की उम्र में मैं गुरुकुल में आ गया पढ़ने के लिए, संस्कृत अध्ययन के लिए मैं गुरुकुल में आ गया। तो तब मेरी उम्र थी 10.5 साल, और वहां पे हमारे कोर्स में ही रस अलंकार छंद वगैरह एक पूरी पुस्तक लगी हुई थी। हमारे गुरुजी थे, वो हमें सिखाते थे, वहीं संरचना भी बताते थे कि आप बनाइए। तो हम तब तो तुकबंदियां होती थी बच्चों की, वो हम तब भी करते थे जब हम 11 साल के थे, 12 साल के थे। तो वो आदत हो गई। फिर प्रस्तुतिकरण में प्राइज पुरस्कार वगैरह मिलने लगे, तो वो सब चीजें आपको बढ़ाती हैं, शोर बढ़ाती हैं। फिर जीविका अच्छी हो गई दिल्ली में, तो अचानक वो कविताएं जो हमने लिख रखी थी, फिर अचानक से एक ऐसा संयोग आ गया कि कवि सम्मेलन हमारे विद्यालय में ही हो रहा था, और सब लोग जानते थे कि मैं भी कविता रचता हूं, तो उन्होंने मुझे भी उस कवि सम्मेलन में भाग लेने के लिए कह दिया। अब अपने ही विद्यालय में था, तो कवि सम्मेलन में भाग लेना ही था। तो जो कवि आए थे वो बड़े स्तरीय कवि थे, राष्ट्रीय स्तर के कवि थे, और मैं पहली बार कविता मंच पर पढ़ रहा था। तो उनसे मेरा कोई बहुत ज्यादा कमोबेश बराबर सा ही रहा, 19-20 का अंतर रहा होगा। तो वो उसने और प्रेरणा दी कि जब ये लोग इतने राष्ट्रीय स्तर के हैं और ये कविता पढ़ रहे हैं, और इनके साथ मैं खड़ा होकर के कविता भी इनकी बराबरी में पढ़ पा रहा हूँ, तो मुझे भी मंच पर जाकर के जनता के सामने जाकर के अपनी जो ये प्रतिभा है या अपनी जो रचनाएं हैं उनको वहां तक पहुंचाना चाहिए। और जब मैं मंच पर आया हूँ, तो ये सोचा है मैंने कि चाहे कितने बड़े हम कवि हो जाएं, अगर हमारी रचनाएं, हमारी कोई भी मतलब हमारी कृति है, वो अगर लोगों तक नहीं पहुंचती है तो वो फिर बेकार। तो चाहे हम कम सृजन करें, लेकिन लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, और उसमें मेरी कोशिश सफल रही है, काफी हद तक सफल रही है, और प्रयास जारी है। क्या बात है। आपकी जी आवाज धन्यवाद बहुत सर। साफ थी। जी लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने द टीचर शो शुरू किया है कि आप जी जैसे युवतियां लोगों तक पहुंचे, और हमें भी बड़ा गर्व हो रहा है सर, आप जैसे राष्ट्रीय कवि के साथ हम बैठे हैं, तो ये हमारे लिए बड़े खुशी का पल है। आपके जो उपनाम है उसके लिए 2 शेर हमें भेजे गए हैं। हमारे मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी कह रहे हैं कि बेसजर बेसजर इस बेसजर इस शहर में कैसे ढूंढूं उसका मकान, उसने तो कहा था कि एक सनोवर है उसके आंगन में। उसने तो कहा क्या था बात कि सनोवर है उसके आंगन में। ये बहुगुणा जी ने लिखा है आपके लिए, और रजनीकांत शुक्ला जी ने और भी खूबसूरत लिखा है। वो कहते हैं कि जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उसका हर जमाने को हुनर लगता है। जमाने को हुनर लगता है। क्या बात। तो आपका नाम ही इतना जी खूबसूरत है। उपाध्याय जी नहीं, मैं विचार पंक्तियां मैं भी कह देता हूँ इन लोग को, अपने जो है मित्रों को जिन्होंने ये शेर समर्पित किए हैं, कि मैं शजर हूँ तो बहारों का असर है मुझे। मैं शजर हूँ तो बहारों का असर है मुझ में, एक हूँ फिर भी हजारों का असर है मुझ में। एक हूँ फिर भी हजारों का असर है मुझ में। मेरे ये गीत, मेरे अल्फाज चमकते हैं अगर महफिल में, आप सब चांद सितारों का असर है मुझ में। क्या बात है साहब, क्या बात। बहुत धन्यवाद। तो आप सब लोगों के प्यार और स्नेह की बदौलत ही कुछ थोड़ा बहुत सृजन हो पाता अच्छा, और लोगों तक पहुंचता है। आपने तो सर पहली बॉली स्टेडियम के बाहर पहुंचा दी। बहुत बढ़िया। तो वो जो पहली और जी सर, बोलिएगा जी, आप कह रहे थे कुछ? नहीं, आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं अपनी बात कहता हूँ। मैं ये कह रहा था कि आप ये देखिए, कविता और शिक्षक का बहुत गहरा नाता है। जी बिल्कुल। और आप देखिएगा कि 90% या उससे भी अधिक कह सकते हैं, शिक्षक जो है कवि होते हैं। जी ये बात अलग है कि वो बाहर आ पाता है, कभी नहीं आ पाता है, उनकी रचनाएं लोगों तक पहुंच पाती हैं, नहीं पहुंच पाती हैं, लेकिन 90% लोग जो है कवि, शिक्षक कवि होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनका इतना विचारों से, इतनी भावनाओं से तालमेल बिठाना, लोगों के साथ जुड़ना, बच्चों के मस्तिष्क और दिल दिमाग से जुड़ना, बच्चों के साथ हजारों बच्चे हर साल, तो वो सब जो है ना, भाव, कविता क्या है, आपके अंदर जो भाव हैं,
अभी आप मैं कई बार कहता हूँ, कई लोग कहते हैं कि हर कोई कवि नहीं हो सकता, लेकिन मैं कहता हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर भाव है, और बस फर्क सिर्फ इतना आ जाता है कि कोई उस भाव को कह पाता है, कोई नहीं कहता है। पर भाव उसके अंदर भी है, आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, और जो कवि नहीं है उनके अंदर भी है। लेकिन बस फर्क इतना है कि वो अपनी बात को कैसे कह पा रहे हैं। अगर वो नहीं कह पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें भूख नहीं लगी है। एक बच्चा कह रहा है कि मुझे भूख लगी है, और एक नहीं कह रहा है, लेकिन जो नहीं कह रहा उसको भी भूख लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। जोशी सर कुछ कह रहे हैं? जोशी सर जी, हाँ जी, जोशी सर। हाँ, मैं ये कह रहा कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संदीप जी कि भाव हर एक के अंदर होता है, क्योंकि अभी जैसे इन्होंने कहा, इन्होंने अपना शेर पढ़ा अपना तारुफ देते हुए, और हम सबने बेसाख्ता मुंह से कहा भाई वाह बहुत खूब। तो हमारे अंदर भी वो भाव है जिससे इनके भावों का टकराव हुआ या सम्मिलन हुआ, और हमारे मुंह से निकला भाई बहुत सुंदर बात आपने कही है। तो संदीप, मैं बातचीत का दौर जारी रखेंगे, लेकिन मेरे भट्ट जी आपसे पूछते थे, मेरे आपसे पूछने का मतलब ये है कि एक तो आपकी लिखने की प्रक्रिया क्या होती है, क्या आप कुछ नोट्स वगैरह लेते हैं? एक प्रश्न, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये है कि ये कहा जाता है कि एक जगह विशेष का लेखन पर प्रभाव होता है, तो लगातार आपका लेखन जो है वो मुझे लगता है दिल्ली में हुआ, तो आप सोचते हैं कि दिल्ली आपके लेखन के जगह है? नहीं, मुझे जो अपने व्यक्तिगत तौर पे मैं ये जवाब दे रहा हूँ, कुछ लोगों की अपनी अलग विचारधारा होगी, लेकिन मैंने ये देखा, मेरे साथ ये रहा है कि मैंने देखा आपका कोई भी विद्या, आपकी कोई भी आपकी जानकारी, कोई भी ज्ञान आपका, अगर वो अर्थकरी नहीं है ना, तो वो व्यर्थ है। क्योंकि अर्थकरी का मतलब मेरा केवल पैसों से नहीं है, अर्थ से मतलब उपयोगी से है, ज्यादा उपयोगिता उसकी होनी चाहिए। अगर मैं कोई रचना कर रहा हूँ और उसको किसी के काम नहीं आ रही, मेरे आत्मानंद के भी काम नहीं आ रही, मेरे अपने स्वानुभूत स्वांता सुखाए भी काम नहीं आ रही, तो वो रचना करना बेकार है मेरे लिए। तो मेरा क्या हुआ कि उपयोगिता से है। अब जैसे अभी कोई विषय चल रहा है और वो मेरे दिमाग में आता है, मेरे मन में तुरंत उसके प्रति भाव आते, और कविता स्वतः उस विषय पे रचित हो जाती है। अभी जैसे ये हाथरस वाला इंसिडेंट हुआ, और अचानक से मैंने एक कविता की रचना करी। मैं 4 पंक्तियां पढ़ देता हूँ उसकी, कि चीख में तब्दील होती जाती हैं किलकारियां, चीख में तब्दील होती जाती हो किलकारियां, मुंह चिढ़ाती फिर रही हो हर तरफ दुश्वारियां, चीख में तब्दील होती जाती हो किलकारियां, मुंह चिढ़ाती फिर रही हो हर तरफ दुश्वारियां, बस तमाशा देखने आती हो जिम्मेदारियां, कुर्सियों का बोझ क्या सह पाएंगी लाचारियां, और कितने फूल गंगा में सिराए जाएंगे, और कब तक व्यर्थ गौरव गान गाएगा। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो ये क्या हुआ, परिस्थितियों में भाव के उद्गार आते हैं, और वो उनकी उपयोगिता, उस कविता की उपयोगिता अब स्वतः हो जाती है कि भाई अब मजदूर पलायन कर रहे थे, कवि हृदय ने देखा, और अचानक से कविता प्रकट हुई कि मन नहीं लगता शहर में, अब हमारा गांव वापस जा रहे हैं। अब ये पंक्ति आ गई, अब इस पंक्ति को कविता के रूप में आगे बढ़ाया, लेकिन उसके बाद ये तो स्वतः प्रेरित होते हैं व्यक्ति, लेकिन उसके बाद जब हम किसी काम को एक रोजगार के तौर पे करते हैं, तो उसमें मेहनत भी लगती है। जैसे हम शिक्षक हैं, ऐसे हम बहुत लोगों को सिखाते रहते हैं, हर कोई, माँ बाप भी सिखाते हैं बच्चे को, कोई भी पड़ोसी भी सिखा देता है बच्चे को, लेकिन जब वो प्रोफेशनली कोई सिखाता है तो उसे पढ़ना पड़ता है, उसको तैयारी करनी पड़ती है, पाठ योजना बनानी पड़ती है, उसको उसका प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। तो ऐसे ही जब ये शुरुआत तो यहाँ से होती है, लेकिन जब वो चरम पर पहुंचती है तो उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत लगती है। 4 पंक्तियों में भी कोई भर्ती का शब्द नहीं होना चाहिए, कोई शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके बिना अर्थ पूरा नहीं होगा, और कोई शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए कि अर्थ पूरा हो रहा फिर भी वो पड़ा हुआ है। तो ये सब काम जो है करने पड़ते हैं, वो सब मेहनत बाद की मेहनत है, लेकिन स्वतः प्रेरित होता है कवि कविता के लिए, तो बहुत अच्छी कविता सृजित होती है।
हाँ, तो उससे वही मैंने आपसे कहा कि लिखने के पूर्व लंबे समय तक कोई बात अनुभव में या मन में रहती है, वो कौन सा बिंदु होता है कि जब आप लिखना शुरू कर देते हैं? जी, लिखने शुरू करने के लिए वो भाव का वो स्थाई, हमने तो रस में पढ़ा ही है, वो भाव प्रकट होता है, वो उसका बीज रूप में प्रकट होता है हृदय में। जब भी कहीं कोई बात आपके मन में स्ट्राइक करती है तो बीज रूप में हृदय में प्रकट होता है, और उसके बाद फिर रचना प्रक्रिया शुरू होती है। ये नहीं कह सकते कि आप उसको ये कई बार तो पूरी की पूरी रचना 1 घंटे में हो जाती है, और कई बार कोई रचना साल 1.5 साल की ले लेती है। तो वो मन पर हृदय पर निर्भर करता है। वो अभी बीज रूप तो अचानक से किसी से प्रभावित हुए हम, और बीज प्रकट हो जाता है कविता का, लेकिन वो कविता पूरी कब होगी? वो पूरी तब होगी जब हमें लगेगा कि अब मैं इसको सुना सकता हूँ सामने वाले को, और इसको मेरे भाव बिल्कुल वैसे के वैसे समझ सकेगा। तो वो उस प्रक्रिया में समय लगता है, और वो प्रक्रिया कई बार तो स्वतः जल्दी हो जाती है, कई बार वक्त लेती है। एक बार एक गजल थी मेरी, मैंने एक मतला कह दिया, और मतला कहने के बाद वो 1.5 साल तक मेरा शेर नहीं हुए, लेकिन अचानक से 1.5 साल बाद वो मतला मेरे सामने आया, और एक दिन में 4 शेर उसमें और हो गए, और पूरी गजल पूरी हो गई। मतला आपको सुना देता हूँ कि आ जाते हैं वो बंठन कर, आ जाते हैं वो बंठन कर, अच्छा लगता है कभी कभी थोड़ा आडंबर, अच्छा लगता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो ये मेरा थोड़ा प्रयास रहता है। मैं एक बात और यहाँ जोड़ना चाहता हूँ कि एक प्रयास मेरा ये रहता है कि मैं जो आज के दौर की बोली है, आज के दौर की भाषा है, उसके शब्दों का समावेश करूं। जैसे आडंबर का प्रयोग मैंने जानबूझकर वहां किया है, क्योंकि आडंबर के लिए कोई दूसरी भाषा का आप शब्द लाएंगे तो वो मजा आएगा नहीं। तो वो जैसे मैं कोशिश करता हूं कि तत्सम शब्दावली से लौकिक शब्दावली ज्यादा ली जाए कविता में, उसमें मिठास होती है। जैसे सुबह शाम की जगह अगर मैं सांझ सवेरे कहता हूँ तो उसकी अलग मिठास होती है। मैं सुबह की जगह अगर भोर कहता हूँ तो उसकी अलग मिठास होती है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो है अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको अपनी रचनाओं में ला सकूं, ये कोशिश होती है। और एक शेर इसका मैं पढ़ना चाहता हूँ जो ये प्रकट करेगा कि मैंने कैसे प्रयोग किया है। सांझ सवेरे यादें जल देने आ जाती, सांझ सवेरे यादें जल देने आ जाती। अब जल देने में 2 चीजें निहित है, हमारी संस्कृति निहित है। एक तो हर सुबह हम तुलसी को, पौधों को जल देते हैं, और एक जल दिया जाता है संकल्प के लिए भी जल दिया जाता है। आप जब संकल्प करते हैं तो जल दिया जाता है। ब्राह्मण कहता है कि ये लो जल लो और संकल्प करो। तो सांझ सवेरे यादें जल देने आ जाती हैं, जख्म हरे हो जाते हैं पर अच्छा लगता है। वाह, क्या बात है। और हमारे बड़े आदरणीय, मैंने शुरू में जब वो थे कि नहीं थे, मैंने उनका जिक्र किया था, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी का कमेंट मुझे दिख रहा है। और मैं उनका जिक्र इसलिए भी करना चाहता हूँ कि कहीं पे भी कोई भी समस्या होती है, कहीं पर कोई भी मार्गदर्शन लेना होता है, तो वो इस तरीके से इतने प्रेम से जो है वो छोटे भाइयों को सपोर्ट समर्थन देते हैं कि उनको लगता है कोई बड़ा हमारे पीछे खड़ा हुआ है। तो वो उनका ये बड़प्पन है, वो हमेशा आशीर्वाद देते हैं। बिल्कुल, और उपाध्याय जी का आशीर्वाद इस शो के साथ लगातार बना हुआ है। इसी वजह से आप जैसे लोग हम इस शो में जोड़ पाए हैं सर। हमारा सौभाग्य है कि उपाध्याय जी हमारे मार्गदर्शक हैं, अभिभावक हैं, गाइड हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी जो संस्था है साहित्य कला संस्कृति के उन्नयन में तत्पर है नव संस्था, और साहित्यकारों के साथ साथ हिंदी के शिक्षकों को भी सम्मानित करती हैं। वो कह रहे हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। थोड़ा बताइएगा सर इस संस्था के बारे में, आप कैसे इस संस्था के माध्यम से काम मेरा ये मानना है सर कि आप अपने लिए अगर कुछ करने जाएंगे जी, तो उससे बात नहीं बनती है। अगर आप समाज के लिए कुछ करने की सोचते हैं
तो समाज फिर आपके लिए बहुत कुछ करने की सोचता है। तो जब मैं कविता के क्षेत्र में आया, मंच पे आया, तो मैंने ये देखा मैं किससे कहूं जाकर के कि भाई मुझे मंच चाहिए। उतनी ऊर्जा मैं इस बात पे लगाऊं तो उससे अच्छा है कि मैं मंच खुद खड़ा करूं। और मैंने एक संस्था बनाई अपने मित्रों के सहयोग से, और सर हैं अपने उपाध्याय जी जैसे वरिष्ठ लोग, उनका आशीर्वाद भी मिलता है। तो वो संस्था बनाई और लगभग उसको हो गए सर 2004 से हम काम कर रहे थे, और उस विशेष रूप से हमने 2014 से शुरू किया। साहित्यिक, वैसे सांस्कृतिक 4 से कर रहे थे, तो साहित्यिक हमने 2014 से शुरू किया। उसके बाद मैं शिक्षक भी हूं, तो मेरे मन में एक बार ये आया कि हम लोग इतने सम्मानित होते हैं, लोग इतनी वाहवाही करते हैं, लेकिन बहुत सारे शिक्षक ऐसे होते हैं जो हिंदी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि वो कवि नहीं है, क्योंकि वो बहिर्मुखी नहीं है, तो इसलिए उनकी जो मेहनत है हिंदी भाषा के लिए उस पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन वो वास्तविकता में वो हिंदी भाषा के लिए बहुत काम कर रहे हैं। जो किशोर अवस्था में बच्चों को हिंदी सिखा रहे हैं, वो वास्तव में वो हिंदी के लिए काम कर रहे हैं। तो फिर हमारी चर्चा हुई और हमने ये निर्णय लिया संस्था ने कि हम हिंदी रत्न सम्मान शिक्षकों के लिए, जो हिंदी के शिक्षक हैं उनको देंगे। कवियों का तो वैसे ही हो जाता है, हम लोगों को तो वैसे सम्मान मिलता रहता है, लेकिन शिक्षक जो स्कूल में, विद्यालय में पढ़ा रहे हैं हिंदी को, उनका सम्मान नहीं होता है, जबकि वो हिंदी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो ये निर्णय किया और उसके बाद से जी बहुत धन्यवाद। और वो निर्णय लिया तो अपने उपाध्याय जी और रश्मि जी हैं और तमाम बहुत लोग जुड़े हुए हैं, वो सारे सब समर्थन में भी आए और सहयोग में भी आए, कार्यक्रम को सफल भी बनाया। और हमने पहली बार 30 लोगों को हमने सम्मानित किया था पूरे भारत से, और दूसरी बार हमने कुछ कम आए थे, लोगों का कुछ कम आया था, वो क्या बोलते हैं, आवेदन कम आए थे, तो हमने 14 लोगों को किया था सम्मानित। और इस बार थोड़ा लॉकडाउन की वजह से डिले हो गया है, लेट हो गया है, लेकिन उसका भी किसी अगले हफ्ते में उसका वो सारी डिटेल आएगी। तो फिर हम इस साल भी दिसंबर तक, जब थोड़ा मौसम भी ठीक हो जाएगा, कोरोना का डर भी थोड़ा कम हो जाएगा, तो हम इस वर्ष भी हिंदी शिक्षकों को सम्मानित करेंगे, विशेष रूप से हिंदी शिक्षकों के सम्मान के लिए वो कार्यक्रम हम करते हैं नवसृजन की ओर से। और कवियों और कवि सम्मेलनों की प्रक्रिया तो हमारी 14 से चली आ रही है। जी जी जोशी जी एक पत्रिका भी जी, एक मिनट सर, रजनीकांत शुक्ला जी का कमेंट आया है, वो कह रहे हैं कि आप एक पत्रिका भी प्रकाशित करते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। एक पत्रिका नहीं, वो उनका तो उनको पता है इस बारे में। उनका एक लेख भी हमारी पहले अंक में आया था, लेकिन वो पत्रिका किसी कारणों से, कुछ मेरे व्यक्तिगत कारणों से वो पत्रिका आगे कंटिन्यू नहीं है अभी वो एक अंक आया था और एक अंक की तैयारी हुई थी, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हो गई थी कि उसको हमें रोकना पड़ा था, तो वो आगे अभी चल नहीं रही, लेकिन वो है हमारे उसमें है कि हम उसको भी रखेंगे, लेकिन वो अभी कंटिन्यू नहीं हो रही है। जी वो पत्रिका भी है। क्या नाम था पत्रिका का? नवसृजन। मेरी संस्था का नाम है नवसृजन कला साहित्य एवं संस्कृति न्यास, तो उसमें नवसृजन नाम से ही पत्रिका है। जी मैं ये जानना चाहता था कि मैं आपकी एज को देखते, मैं लंबा समय नहीं कहूंगा, लेकिन एक समय आपको बीता हिंदी में लिखते हुए, राइट? इस बीच बड़े बड़े परिवर्तन हुए, तो कैसी लगती है आपको हिंदी की स्थिति आज? मैं सच बताऊं तो हिंदी की स्थिति के लिए हिंदी वाले ज्यादा जिम्मेदार हैं, अधिक जिम्मेदार हैं। हाँ, हिंदी की स्थिति के लिए हिंदी वाले अधिक जिम्मेदार हैं, और उसकी वजह ये नहीं है कि हिंदी वाले जिम्मेदार, क्योंकि आप ये देखिए कोई भी भाषा बिना सत्ता के समर्थन के आगे नहीं बढ़ सकती है। अब जिस समय फारसी को समर्थन था, चंद लोग थे, तब फारसी सत्ता की भाषा थी। जब अरबी फारसी सब थी, तब अंग्रेज आए, इंग्लिश हो गई, जबकि चंद लोग ही थे। अब आज के दौर में जो सत्ता में लोग पहुंचे हैं अभी कुछ दिनों से, तो मुझे बहुत सारी ऐसी सूचनाएं मिली हैं, उसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। हमारे निशंक जी हैं, उनसे मेरी भेंट भी है 1-2 कार्यक्रमों की, वो मुझे नहीं जानते, लेकिन उन्हें तो सबको ही जानता है।
तो कार्यक्रमों की भेंट भी है, उस कार्यक्रम में वो मुख्य अतिथि थे। तो उनका एक वाकया मुझे याद आता है कि किसी ने मुझे बताया, मेरे दोस्त हैं राज्यसभा में वो कार्य करते हैं, तो उन लोगों के जरिए भी बहुत सारी बातें जानने को मिलती हैं। तो उन्होंने एक फाइल आई निशंक जी के पास और उन्होंने उससे कहा कि क्यों आपको हिंदी नहीं आती है क्या? तो ये फाइल की नोटिंग अगर हिंदी में हो जाएगी तो इससे कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? अब स्थिति ये है वहां पे, मुझे जो सुनने को मिलता है, अब सच है या झूठ है, अब स्थिति ये है कि जो हिंदी जानते हैं वहां पर वो लोग कॉलर ऊपर करके वहां पे ऑफिस में फाइलें और वो सब लिख रहे हैं। और एक और बात बताता हूँ, जी, एक और बात बताता हूँ, मुंबई में जिन लोगों को हिंदी अच्छे से आती है, उर्दू अच्छे से आती है, उर्दू हिंदी में मैं फर्क नहीं मानता हूँ, एक ही भाषा है, तो उन लोगों को विशेष भुगतान होता है। जहां 10,000 रुपए नॉर्मल कोई व्यक्ति ले रहा है, जिसे हिंदी का अच्छा ज्ञान है, उसको 1.5 गुना वेतनमान मिलता है। लेकिन क्या है कि हम लोग खुद से जो है ना, हम लोग खुद से इस बात को समझ नहीं पाते हैं और हम खुद से हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। आज मैं आपको एक शुभ सूचना देना चाहता हूँ, उपाध्याय जी अगर होंगे तो वो भी खुश होंगे। मैंने अपने डिपार्टमेंट में एक यूनियन को कहा, मैंने कहा ये बताइए कि आपके सर्कुलर इंग्लिश में आते हैं, 90% टीचर सही से उन सर्कुलर को समझ नहीं पाते और वो 10% के पीछे घूमते हैं और वो उन्हें बरगलाते हैं कि इसका मतलब ये है, नहीं नहीं इसका मतलब वो है, इसका मतलब वो है। 10% लोगों के पीछे पूरा 90% स्टाफ जो है परेशान होता है क्योंकि सर्कुलर इंग्लिश में। मैंने उनको कहा आप ये कोशिश करिए कि हिंदी में भी सर्कुलर आए। आप देखो 90% लोग जो है समझने लग जाएंगे हिंदी के सर्कुलर। मैं किसी टीचर की वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी उसी कम्युनिटी से आता हूँ, उसी वर्ग से आता हूँ। आप देखिए, मैं जानता हूँ साथियों को, इंग्लिश अनुवाद माध्यम से पढ़े हुए इंग्लिश वाले आज मॉडर्न इंग्लिश को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते और उसकी वजह से वो, जबकि इंग्लिश बहुत आना कोई बड़ी बात नहीं है, जिसको हिंदी अच्छी आती है, जिसको संस्कृत अच्छी आती है, वो भी बुद्धिमान और ज्ञानवान व्यक्ति है, लेकिन वो माध्यम की वजह से उनको अपंग बना दिया गया। तो मैंने कोशिश की और डायरेक्टर साहब ने माना, इस बात को लागू करेंगे, कब करेंगे पता नहीं, उन्होंने इस बात को मान लिया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी में सर्कुलर अब आने लग जाए। जी संदीप सर, आपके अनुभव से मुझे अपना एक वाकया याद आया। मैंने एक बार विद्युत विभाग से सूचना अधिकार में RTI में कुछ सूचनाएं मांगी जी, उन्होंने वो सूचना मुझे अंग्रेजी में भेजी। मैं सर पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अंग्रेजी मुझे समझ में आई नहीं, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे हिंदी में चाहिए, मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़नी आती। तो उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजी में ही देंगे। तो मैं सर उस मामले को आयोग तक ले गया और आयोग ने सरकार को गाइडलाइन जारी की कि कोई भी टेंडर, कोई भी जियो शासनादेश पहले हिंदी में निकलेगा, फिर उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में होगा। तो ये एक बड़ी लड़ाई हमने उत्तराखंड में जीती। उसका पालन कितना हो रहा है ये अभी मैं नहीं कह सकता, नहीं, अरे वो धीरे धीरे होगा सर, धीरे धीरे होगा, प्रयास जारी रहना चाहिए, धीरे धीरे सब चीज होती। अब मैं भी कई बार हिंदी बोलते हुए इंग्लिश के शब्द आ जाते हैं, अब वो आ जाते हैं तो वो माहौल की बदौलत है। अब उसको कोशिश करके धीरे धीरे बदला जा सकता है। अब अभी हम सोचने लग जाए एकदम से सब बदल जाएगा तो नहीं हो सकता है। अभी जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे आपका अगली बार जब ये शो आए अगले सीजन में, तो इसका नाम बदलिएगा आप, द टीचर शो की जगह इसको हिंदी में नाम रखिएगा इसका अगले सीजन में। क्योंकि मैंने आज तक वालों को ABP न्यूज को, जी न्यूज को, न्यूज 18 को, न्यूज 24 को, इनको सबको ट्विटर पे टैग किया। मैंने कहा तुम हिंदी की खा रहे हो और ये तुम्हारे नाम हिंदी को इंगित भी नहीं कर रहे हैं कि ये हिंदी का चैनल है। मैंने कहा इंग्लिश का कोई चैनल होता वो हिंदी का नाम रख लेता तो बला आ जाती, जाने क्या हो जाता। मैंने उनको टैग किया, कोई जवाब नहीं आया, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल क्योंकि वो चलाने वाले लोग जो मालिक है वो अंग्रेज है, वो इंग्लिश जानते हो, हिंदी जानते ही नहीं। वो अभी आप देखिए, चाहे अर्णव गोस्वामी हो, चाहे आपके राजदीप सरदेसाई हो, चाहे बरखा दत्त हो, ये सब अंग्रेज थे पहले, लेकिन जब इनको लोगों की जरूरत पड़ी, मनी की जरूरत पड़ी, सब हिंदी में आ गए। क्यों आ गए भाई हिंदी में? अब तुम्हें पैसे चाहिए तो हिंदी, तुम्हारे जितने भी नेटवर्किंग के नए लड़के रखे जा रहे हैं वो हिंदी वाले रखे जा रहे हैं, तुम ऊपर से चलाओगे अंग्रेजी में।
तो वो गलत है। हम लोग खुद जी जी सैयद साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम आपसे बिल्कुल 100% सहमत है इस मामले में। और वही प्रयास हम लोग प्रयास करेंगे तो बदलाव तो आएगा। जी, हमारे एक दर्शक हैं गिरीश चंद जी सर, वो आपको याद करते हुए कह रहे हैं कि दिन कुछ ऐसे गुजारता है, कोई जैसे ऐसा उतारता है, कोई पक गया है शजर पे फल शायद, फिर से पत्थर उछालता है कोई, आईना देखकर क्या बात, हमको इस घर में जानता है। क्या बात, क्या बात। मैंने एक शेर कहा था कि खिजा क्या आई मेरी जिंदगी में, जी खिजा क्या आई मेरी जिंदगी में, परिंदे उड़ गए सारे शजर से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो सजर साहब अब हम आपके साहित्य की ओर लौटते हैं। अभी तो ज्ञान ध्यान की बातें हमने सुनी आपके माध्यम से। तो वो पहली कविता जिसका आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे सर कि बड़े बड़े कवि थे, आपके विद्यालय में कार्यक्रम था, आपको मौका मिला, वो अगर आपको याद हो तो हम सुनना चाहेंगे। एक गीत पढ़ा था और एक दो मुक्तक वगैरह पढ़े थे मैंने। तो वो गीत बहुत पुराने दौर का गीत था, तो अब मैं उन गीतों को पढ़ता नहीं हूँ। लेकिन अब आपने पूछा तो मैं वो एक क्या नाम है मुक्तक की 2-4 पंक्तियां अगर याद आ जाती तो मैं पढ़ देता हूँ। जी जी बिल्कुल, स्वागत है सर। हम इस गीत के माध्यम से आपकी यात्रा की शुरुआत जानेंगे, इसलिए सुनना चाहते हैं सर। जी जी। फूलों, गीत नहीं है, मुक्तक है। फूलों की सौगात यहाँ तक ना पहुंची, फूलों की सौगात यहाँ तक ना पहुंची, इस मौसम बरसात यहाँ तक ना पहुंची, कितने सावन बीत गए रास्ता तकते, कितने सावन बीत गए रास्ता तकते, तेरे दिल की बात जुबां तक ना पहुंची, तेरे दिल की बात जुबां तक ना पहुंची। ये मुक्तक था जो मैंने वहां पढ़ा था। अभी बहुत दिन पुराना हो गया, अभी आजकल मैं पढ़ता नहीं हूँ तो बस याद आ गया। तो इससे एक बात तो स्पष्ट है सर कि आपके लेखन की शुरुआत जो है वो प्रेम से हुई है। नहीं, लेखन की शुरुआत देशभक्ति से हुई थी, लेकिन मंच की शुरुआत प्रेम से हुई। वाह, बहुत बढ़िया सर। मेरा लेखन आपको मैं बताऊं तो मेरा लेखन है आज से 29 साल 30 साल पुराना, और मैं उस समय 12 साल का था जो मैंने जिक्र किया, और तब कवि सम्मेलन सुनने जाया करते थे, और तभी कविताएं रचने का तभी से शुरुआत हो गई। 29-30 साल के तो आप कुल लगते हैं सर, कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, मेरी उम्र जो है 43 वर्ष है, 43 का हूँ मैं। लेकिन आप सर 29-30 से ऊपर के लगते नहीं है सर, आप बड़े फिट हैं, बहुत बधाई आपको आपकी। ये कविता का असर है। जी। अच्छा, हमने सुना सर आप हास्य कविता बहुत अच्छी बोलते हैं, पढ़ते हैं। हास्य नहीं, हास्य तो अब आज की जरूरत हो गया, इसलिए लिख लेता हूँ और पढ़ लेता हूँ और रच देता हूँ। नहीं तो मैंने गजल और गीत पे काम मेरा अच्छा है, और हास्य भी पढ़ता हूँ, कभी कभी जरूरत होती है पढ़ देता हूँ। तो अगर आप सुनना चाहें तो मैं पढ़ दूंगा। आज जरूर, बिल्कुल, आज तो जरूरत है, आज जरूरत है। जी मैं पढ़ता हूँ, सुनिए। 4 पंक्तियां सुनिए। जैसे अभी मैं पहले से पता नहीं था कि यहाँ पे कविता भी सुनाई जाएगी, तो कुछ मेरे पास है नहीं, जो याद आएगा वो सुना दूंगा। कि शिकारी हो कोई जिसका शिकार हो जाए, शिकारी हो कोई जिसका शिकार हो जाए, ये आरजू थी किसी का तो प्यार हो जाए, हमारी आंखें 2 और उनकी 1.5 ही निकली, बताओ कैसे फिर आंखें ये 4 हो जाए। क्या बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हमारी आंखें तो और आप तो चश्मा भी दे रहे हैं। कि हमारी आंखें 2 और उनकी 1.5 ही निकली, बताओ कैसे फिर आंखें ये 4 हो जाए। क्या बढ़िया सर, बढ़िया, लाजवाब। ये बहुत छोटी 4 लाइनों में आपने। छंद पढ़ता हूँ जी। एक छंद कभी की जब शादी हो जाती है तो अपनी पत्नी जो घरवाली है वो अच्छी नहीं लगती है,
फिर हमें क्या होता है कि हम दूसरी तरफ हमारा झुकाव बढ़ने लग जाता है। अब वो मैं छंद में बताऊंगा कि कैसे झुकाव बढ़ता है, आप सब भुक्तभोगी हैं, आप सब समझ जाएंगे। कि सालियां तो टिप टॉप बंगलो सी दिखती है, सालियां तो टिप टॉप बंगलो सी दिखती है, और टूटा फूटा सा मकान घर वाली है। कि सालियां तो टिप टॉप बंगलो सी दिखती है, और टूटा फूटा सा मकान घर वाली है, और भूली बिसरी सी पॉलिसी का कोई बोनस है, सालियां तो लॉन्ग टर्म प्लान घर वाली है। कि भूली बिसरी सी पॉलिसी का कोई बोनस है, सालियां तो लॉन्ग टर्म प्लान घर वाली है। और सालियां तो जैसे कोई जाम हाथ में लिए हो, सालियां तो जैसे कोई जाम हाथ में लिए हो, और जो हथेली पे हो जान घर वाली है। और प्यार भरे दिल का है अरमान, सालियां तो अरमानों का ही नुकसान घर वाली है। बढ़िया। जी जी। तो ये हास्य के लिए वैसे करना पड़ता है, या हास्य के लिए, लेकिन मेरे मन का एक छंद आप अच्छा भी सुन लीजिए। मैंने महिलाओं, बेटियों और उन पर ये छंद कहा और लोगों ने बहुत पसंद किया। मैं छंद पढ़ता हूँ, वो सुनिए। वो ये तो हास्य विनोद की बात है, लेकिन वास्तविकता भी सुनाना जरूरी, कवर भी करना पड़ता है। कि परिवार बगिया की कोमल सी कलियां ये विघ्न विपदाओं में कृपाण बन जाती हैं। परिवार बगिया की कोमल सी कलियां ये विघ्न विपदाओं में कृपाण बन जाती हैं। हर एक रिश्ते को प्यार से सहेजती हैं, सारे अधरों की मुस्कान बन जाती हैं। और विश्व में सुगंध बिखराती हुई बेटियां ये, विश्व में सुगंध बिखराती हुई बेटियां ये देश धर्म जाति की भी शान बन जाती हैं। और धरा के समान धैर्य धारती हैं, और जब धरा के समान धैर्य धारती हैं, और जब पर खोल दें तो आसमान बन जाती हैं, पर खोल दें तो आसमान बन जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, शानदार। बहुत धन्यवाद। आपने लगभग सारे बड़े टीवी चैनल्स में कविताएं पढ़ी हैं सर, लाल किले से आपने कविताएं पढ़ी हैं, और हम जानते हैं कि आपका समय बड़ा कीमती है और आप बिना पेमेंट के मंचों पर शायद नहीं जाते होंगे, लेकिन हमारा शो सर गरीबों का शो है, गरीब शिक्षकों का शो है। हमारे यहाँ पेमेंट लेने की व्यवस्था तो कुछ नहीं है, लेकिन लेने की अगर कोई देना चाहे तो हम जो है उसका कुछ इस्तेमाल इस शो के लिए कर लेते हैं। जैसे हमारे माया ऑप्टिकल्स वाले चश्मे दे रहे हैं हमारे दर्शकों को, हमारे उत्तर देने वालों को, तो हम आपको केवल आभारी दे सकते हैं सर इस वक्त फिलहाल। लेकिन अभी आपका जो मूल विधा है उस पर हम अभी पहुंचे नहीं है, क्योंकि अभी फिल्म जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो अब जो हम उस तरफ आना चाहते हैं सर, जो आपका मूल काम है। मैं चाहूंगा कि कुछ गजल के कुछ चुनिंदा शेर मैं पढ़ दूं, समय जितना भी उस हिसाब से, और कुछ गीतों के कुछ पंक्तियां कुछ गीतों की भी, जो मैं जिस तरीके के गीत मैं कहता हूँ और जिस तरीके की गजलें कहता हूँ वो मैं पढ़ देता हूँ। जी सर। तो बड़े विज्ञ लोग हैं यहाँ पर, तो इसलिए मेरे को लगता है कि वो कुछ अच्छी चीजें ही सुनानी पड़ेंगी। हाँ जोशी सर कुछ कह रहे हैं? मैं अच्छा आप सुना दीजिए, उसके बाद पूछता हूँ प्रश्न। उसके बाद अच्छा मैं सुनाता, सुनिए। जी कुछ शेर सुनिए कि दर बदर है तेरा आशिक तेरे दर के आगे, दर बदर है तेरा आशिक तेरे दर के आगे, मुंतजिर धूप में बैठा है शजर के आगे। दर बदर है तेरा आशिक तेरे दर के आगे, मुंतजिर धूप में बैठा है शजर के आगे। एक पर्वत पे असर कुछ न हुआ दरिया का, एक पर्वत पे असर कुछ न हुआ दरिया का, धारे बहते ही रहे सख्त जिगर के आगे। धारे बहते ही, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। धारे बहते ही रहे सख्त जिगर के आगे। और शेर सुने, ये गजल का शेर है, श्रृंगार का शेर है
कि हाय क्या हुस्न था, क्या नूर था उसका आहा। वाह, हाय क्या हुस्न था, क्या नूर था उसका आहा, फिर दिखाई न दिया कुछ भी नजर के आगे। हम्म, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि फिर दिखाई न दिया कुछ भी नजर के आगे। और एक शेर ये हुआ कि हो खुमारी भी उधर मौसमे गुल पर तारी, एक वाह, खुमारी हो उधर मौसमे गुल पर तारी, मौसमे गुल बसंत ऋतु, कि हो खुमारी भी उधर मौसमे गुल पर तारी, और इधर जाम भी रख दे कोई भर के आगे। वाह, कमाल। हो खुमारी भी उधर मौसमे गुल पर तारी, और इधर जाम भी रख दे कोई भर के आगे। और एक शेर और इसका, कुछ शेर और दूसरे सुनाता हूँ। जी, जो शेर मेरे लोगों ने बहुत पसंद किए, वो शेर कुछ चुनिंदा शेर सुने कि ख्वाब आंखों में आके ठहरे हैं, वाह, ख्वाब आंखों में आके ठहरे हैं, जुगनुओं की तरह सुनहरे हैं, हाँ, ख्वाब आंखों में आके ठहरे हैं, जुगनुओं की तरह सुनहरे हैं। और शेर सुनिए साहब कि चिड़िया पिंजरे में अब नहीं बेशक, मैं कोई भूमिका नहीं बना रहा हूं, आप तक पहुंचेगा शेर, कि चिड़िया पिंजरे में अब नहीं बेशक, पर उड़ानों पे अब भी पहरे हैं। ओहो, क्या बात है, क्या बात बहुत है। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत। वाह, कमाल। बहुत सही। चिड़िया पिंजरे में अब नहीं बेशक, पर उड़ानों पे अब भी पहरे हैं। और शेर सुनिएगा कि फिर कोई हादसा हुआ होगा, वाह, फिर कोई हादसा हुआ होगा, चांद पर दाग आज गहरे हैं। ओहो, क्या बात है, क्या बहुत बात बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से। बहुत। फिर कोई हादसा हुआ होगा, चांद पर दाग आज गहरे हैं। कुछ शेर और सुनिए कि कोई उम्मीद का तारा कहाँ से मिलता है, वाह, कोई उम्मीद का तारा कहाँ से मिलता है, ये मुफलिसी को सहारा कहाँ से मिलता है। वाह, और शेर सुने, जो शेर देश दुनिया में लोगों ने पसंद किया, कि कोई उम्मीद का तारा कहाँ से मिलता है, कि मुफलिसी को सहारा कहाँ से मिलता है, सवाल ये नहीं खंजर है हाथ में किसके, सवाल ये नहीं खंजर है हाथ में किसके, सवाल है कि इशारा कहाँ से मिलता है। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, बहुत क्या बात बहुत है, बहुत बहुत शुक्रिया, कमाल, बहुत कमाल। शुक्रिया। ये तो शेर सवाल नहीं, ये नहीं, शेर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ये बब्बर शेर था, बहुत ये शेर नहीं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत जी, शुक्रिया। और भी बहुत सारे, इतना इतना सृजन है कि सुनाने शुरू हो जाऊं तो सुनाता रहूं। अब मैं सोचता हूं कुछ गीत के भी कुछ एक दो मुखड़े और बंद सुना देता हूं। शिक्षकों का शो है, तो जब मैं कोएड स्कूल में हूं इस समय, तो वहां पे लोकेलिटी जो वहां की सराउंडिंग आसपास के लोग हैं, वो सब थोड़ा बहुत ज्यादा गरीबी तबके के लोग हैं, लेकिन बच्चियां वहां पे ज्यादा है, हमारे स्कूल में लड़के कम है। तो बच्चियां इतनी उत्सुक रहती हैं पढ़ाई के लिए, उसकी वजह एक तो ये रहती है कि घर में वो रहती हैं तो घर के सारे काम उन्हें करने पड़ते हैं, और पढ़ाई लड़के के लिए तो माता पिता उत्सुक रहते हैं, लेकिन उनके लिए तो ये कि वो कर रही तो उन पे एहसान है कि तुम्हें पढ़ा रहे हैं हम। लेकिन इतना सब झेलने के बाद भी इतनी उत्सुकता पढ़ाई के प्रति उनमें होती है। वो देख के एक गीत कहा मैंने, उनको देख के ही गीत कहा। अब वो गीत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को समर्थन देता है, लेकिन उसमें कहीं मैंने नहीं कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब गीत सुनिए सर। कि बाहे बाल गुही चोटी, फिर बाहे बाल गुही चोटी, फिर उस पर बांधे फूल, लाडली मटक चली स्कूल।
क्या बात। बाहे बाल गोही चोटी फिर उस पर बांधे फूल, लाडली मटक चली स्कूल, लाडली मटक चली स्कूल। और दृश्य देखिए, आप सब शिक्षक हैं, आपने महसूस किया होगा कि आगे वाली डेस्क के लिए सरपट दौड़ लगाए, आगे वाली डेस्क के लिए सरपट दौड़ लगाए, एक बार में दो दो सीढ़ी कूद कूद चढ़ जाए, एक बार में दो दो सीढ़ी कूद कूद चढ़ जाए, जो उसको कम आके समझो, जो उसको कम आके समझो, वो है मिस्टर फूल, लाडली मटक चली स्कूल, लाडली मटक चली स्कूल। और भी बहुत परिस्थितियां होती हैं, मैंने बंद में कहा बड़ा गीत हो जाएगा, फिर भी चलिए एक बंद और इसका पढ़ता हूँ कि क्या स्थितियां क्या होती हैं। जी जी। कि मम्मी की साड़ी पहने और झट टीचर बन जाए, मम्मी की साड़ी पहने और झट टीचर बन जाए, और कोट चश्मा बाबा का पहन बहुत इतराए, मम्मी की साड़ी पहने और झट टीचर बन जाए, और कोट चश्मा बाबा का पहन बहुत इतराए, भाई का भी हाथ पकड़ना, हाथ पकड़ना भाई का भी लगता उसे फिजूल, लाडली मटक चली स्कूल, लाडली मटक चली स्कूल। तो ये गीत मेरा गीत कहा बच्चों के लिए, बच्चों ने बहुत प्यार दिया इस गीत को, बहुत ही मतलब क्या कहना चाहिए, मुझे भी लगता है कि हमने अगर अच्छे शिक्षक हम हो जाते हैं तो बच्चों का जो प्यार मिलता है उसके आगे सैलरी फीकी पड़ जाती है, इतना प्यार बच्चों का मिलता है और बहुत ही आनंदित करता है। और ये गीत मैंने अपनी प्रार्थना सभा में सुनाया था और बच्चे बड़े खुश हुए कि अरे वाह सर ने हमारे लिए लिखा है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और कुछ मैंने जैसे अभी कह रहे थे मैं दिल्ली में रहता हूँ और इस तरीके की बात भी आई थी, तो एक गीत मैंने ऐसा लिखा कि हम लोग कहते हैं कि गांव कस्बे में आ रहा है, कस्बा नगर में आ रहा है, नगर महानगर में आ रहा है, और फिर कह रहा है कि गांव बहुत अच्छा है। हम लोग शहर में रह करके गांव की तारीफ करते हैं, लेकिन गांव में रहने नहीं जा सकते हैं, नहीं जा पाते। मैं तो बड़ा खुशकिस्मत मानता हूँ उपाध्याय सर को कि वो हल्द्वानी चले गए दिल्ली से। मैंने कहा आप बहुत खुशनसीब, मैंने कहा आप बहुत खुशनसीब है, अरे दिल्ली से तो वापस गए ना। तो मैंने गीत लिखा सर, उसको भी थोड़ा सा सुनाता हूँ, उसको भी थोड़ा सा सुनाता हूँ कि गांव की विडंबना, गांव की देखिए कि गांव को कह तो देते हैं लोग, बहुत गीत आपको मिलेंगे जो गांव की बड़ाई करते हुए गीत होंगे, लेकिन मैंने कुछ और अलग भावभूमि से उसको लिखने की कोशिश, कहने की कोशिश। गाँव गाँव फिर शहर चलाया, गाँव फिर शहर चलाया, गाँव फिर शहर चलाया, भरी धूप में सर से उठ गई, भरी धूप में सर से उठ गई बरगद की छाया, गाँव फिर शहर चलाया। और गाँव क्यों शहर आया, उसके एक एक दृश्य आपको बताता हूँ और कारण देता हूँ कि क्यों गाँव को शहर आना पड़ा। कौन कहेगा अपनी गलती किसकी है यह भूल,
कौन कहेगा अपनी गलती, किसकी है यह भूल। गांव किनारे बड़े ताल में उड़ती है अब धूल। कौन कहेगा अपनी गलती, किसकी है यह भूल। गांव किनारे बड़े ताल में उड़ती है अब धूल। और कुओं में देखा जाकर बाकी नहीं गरारी। हैंड पंप का दौर कह रहा पनघट की लाचारी। और कुओं में देखा जाकर बाकी नहीं गरारी। हैंड पंप का दौर कह रहा पनघट की लाचारी। पनघट की लाचारी। हरिया से बाबू ने मिनरल, हरिया से बाबू ने मिनरल वाटर मंगवाया। गांव फिर शहर चलाया। गांव फिर शहर चलाया। और शहर कैसे आया सुने? शहर कैसे आया गांव? कि बर्तन कहाँ मिलेंगे अब तो आटे नहीं मिलेंगे। बर्तन कहाँ मिलेंगे तो आटे नहीं मिलेंगी। मंगल कारज में ही आए चूल्हा नहीं करेंगी। खाने कहाँ मिलेंगे अब तो खाटे नहीं मिलेंगी। मंगल कारज में ही आए चूल्हा नहीं करेंगी। पंगत में परसे मंगवाए हमने वेटर। पंगत में परसेगा कौन मंगवाए हमने वेटर। डेकोरेटर, टेंट कैटरर, लाइट और जनरेटर। तो भोज बुफे का, भोज बुफे का बड़े मजे से, भोज बुफे का बड़े मजे से खड़े खड़े खाया। गांव फिर शहर चलाया। गांव फिर शहर चलाया। ये स्थितियां ऐसे दो बंद और हैं, लेकिन गीत बड़ा हो जाएगा। समय मेरे ख्याल से समय का अभाव भी होगा, समय अभी निश्चित होगा। तो आप आगे प्रश्न सर जोशी जी कोई प्रश्न करना चाह रहे थे तो वो जो है अगर करें तो। मन में भी था सर, जोशी सर सवाल पूछे उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपने बहुत सारे बड़े बड़े मंचों पर कविताएं पढ़ी हैं, बहुत बड़े बड़े मंची कवियों के साथ कविताएं पढ़ी, तो उससे जुड़े दो सवाल हैं। एक तो सबसे पसंदीदा कवि आपका कौन सा है लिखने के संदर्भ में पूछ रहा हूँ मैं, कि जिसको आप पढ़ना पसंद करते हैं, और दूसरा आपका पसंदीदा कवि कौन सा है जो मंची कविता के संदर्भ में आपको पसंद हो, जिसका संप्रेषण बहुत अच्छा हो, जिसका उच्चारण, जिसका काव्य जो मंचों पर समय मार देता हो, वो आपको कौन सबसे ज्यादा? दो अलग अलग तरह के दोनों प्रश्नों का संक्षेप में मैं ये जवाब देता हूँ। मेरा एक तो ये है कि मैं किसी कवि को पसंद नहीं करता हूँ, उसकी कविता को पसंद करता हूँ। पहला तो मेरा जवाब ये है कि और उनकी कविताओं के हिसाब से अगर कहूँ तो कुछ शायर हैं जो मुझे पसंद आते हैं, जैसे कि पुराने शायरों में दाग दहलवी हैं, नए शायरों में पाकिस्तान के अहमद फराज साहब हैं। अगर आप इंडिया में देखें तो राहत इंदौरी साहब भी पसंद है मुझे कविता के और शायरी के लिहाज से। और आपको गीतकार मैं कहूँ तो गीतकारों में नीरज जी मुझे बहुत पसंद है। अभी वर्तमान में जो गीतकार मंचों पर हैं उन गीतकारों में मुझे रमेश शर्मा जी चित्तौड़गढ़ के हैं, वो राजस्थान के हैं, चित्तौड़गढ़ के शायद, तो वो मुझे बहुत पसंद है। वो इसलिए क्योंकि उनकी रचनाएं मुझे पसंद है।
लेकिन मैं बहुत ज्यादा किसी कवि को उनके उनके तत्वों को मैं सुनता हूँ, उसको आत्मसात करता हूँ, लेकिन मैं उसको किसी कवि को कॉपी करने की कोशिश नहीं करता हूँ, और इसलिए मैं बहुत ज्यादा कवियों को पढ़ता भी नहीं। अच्छा, वाह। हाँ, मैं बहुत, क्योंकि फिर अगर आप, और पढ़ता हूँ तो ज्यादा लोगों को मतलब अलग अलग, थोड़ा थोड़ा अलग अलग पढ़ता हूँ, मतलब कई लोगों को पढ़ना थोड़ा थोड़ा वो ज्यादा अच्छा रहता है। अगर आप एक कवि को पकड़ के पढ़ेंगे तो उसका असर आप पे इतना ज्यादा आ जाएगा कि फिर आपकी अपनी मौलिकता खत्म हो जाएगी। तो मैं अपनी मौलिकता पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कवियों को पढ़ता नहीं हूँ। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो आदर्श के रूप में देखना ही पड़ता है किसी न किसी को, और वो देख करके कई बार मुझे बड़े कवियों में भी मुझे लगता है कि अगर मैं ये बात कहता तो मैं अपने लहजे से कहता, तो ऐसे कहता। तो ये मुझे लगता है कई बार। तो बड़ा आगे मनुष्य ही है, कोई पुराना है तो वो भगवान नहीं है, वो भी मनुष्य है, लेकिन हाँ, उन्होंने हमारे लिए दिया और इतनी रचनाएं दे दी हैं कि अगर उनका सहारा लेकर के हम आगे बढ़ना चाहेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए उन लोगों को बहुत सम्मान के साथ कृतज्ञता भी अर्पित करता हूँ, लेकिन अपना खुद का मैं सोचता हूँ कि मैं खुद के कुछ मौलिक कर पाऊँ। जी जी, बहुत बढ़िया सर। जोशी सर कुछ पूछ रहे थे? नहीं, मेरे मन में 3-4 प्रश्न हैं, संक्षिप्त उत्तर चाहूंगा। एक तो रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं कि आपकी बात सुन के कि उदयपुर याद आ गया ना, तो उदयपुर का क्या किस्सा है? जी, पहला प्रश्न था कि उदयपुर का क्या किस्सा है। दूसरा ये था कि ज्यादातर लेखक ये कहते हैं कि लेखक है वो उनके लिए यंत्रणा है या खुशी। आपके क्या विचार हैं? वाला प्रश्न फिर से पढ़िए, मैं समझ नहीं पाया। रजनीकांत शुक्ल जी ने ये कहा था कि आपकी बात सुन के, किसी बात को सुन के उन्होंने ये कहा कि उदयपुर याद आ गया ना, तो वो उदयपुर का क्या किस्सा है वो मैं जानना चाहता था। और दूसरा ये था कि नहीं, उदयपुर का कोई, लेकिन दोस्तों की क्या भूमिका रही आपके जीवन में? दोस्त लोगों की क्या भूमिका रही आपके जीवन में? दोस्तों का, कहते हैं दोस्त, हाँ, ज्यादातर लेखक ये कहते हैं कि लेखन उनके लिए यंत्रणा है या खुशी। आपके क्या विचार हैं? और चौथा प्रश्न ये है कि भारत में आज सांप्रदायिकता एक विस्फोटक रूप ले रही है। सांप्रदायिकता एक विस्फोटक रूप ले रही है, आपके क्या विचार हैं? जी, तो मैं एक एक प्रश्न से चलता हूँ, अगर मैं भूलूंगा तो आप रिपीट कर दीजिएगा। आप प्रश्न तो उदयपुर का वो तो मैं तो समझ नहीं आया, और रजनीकांत शुक्ल जी के बीच में बात चल रही थी, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी और रजनीकांत शुक्ल जी के बीच में बात चल रही थी, इसलिए वो उदयपुर जी नहीं, ठीक है। और दूसरा आपने प्रश्न किया कि यंत्रणा या खुशी। खुशी है, मैं आपको बताता हूँ कि हम जब महत्वाकांक्षाएं पालते हैं किसी से, तो जब हमारी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो वही जो काम हम खुशी के लिए कर रहे थे वो हमारे लिए यंत्रणा हो जाता है। और मेरा अपना स्वभाव ये है कि महत्वाकांक्षाएं करिए लेकिन संतोष साथ में रखिए, कि अगर आपने कोई महत्वाकांक्षा वो पूरी नहीं हो रही है तो उससे आप दुखी और कुंठित ना। तो जो लोग कुंठित हो जाते हैं उनके लिए यंत्रणा हो जाता है, और जो संतोषी प्रवृत्ति के होते हैं उनके लिए हमेशा आनंददायक है, क्योंकि काव्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो वो रस देता और रस आनंद है, रसो वैसा है ना, ब्रह्मानंद सहोदर, तमाम तरीके की बातें हम लोग रस के लिए कहते हैं। तो जिस तरह से रस की उत्पत्ति हो रही है, ब्रह्मानंद सहोदर की उत्पत्ति हो रही है, वो आपको यंत्रणा के माध्यम कैसे बने? इसका मतलब है कि आपकी कविता रस नहीं कर पा रही है, यानी कि रस तक पहुंचने के लिए, मैं थोड़ा सा समय लूंगा, रस तक पहुंचने के लिए 8 स्टेज हैं। भाव रस तक पहुंचने के लिए 8 स्टेज हैं। तो जब कविता रस नहीं कर पाती है तो लोगों को पसंद नहीं आती है, फिर आपको वो महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती है, तो फिर आपको वो यंत्रण। लेकिन अगर कविता रस उत्पन्न करती है तो स्वयं ही आनंदित हो जाता है व्यक्ति, को इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो कविता अगर कविता तो
आप देखिए ना, आंख से आंसू बह रहे हैं, पिक्चर देख के निकले और पूछे कि रो रहे हो, पिक्चर कैसी थी? रोते हुए आंसू पोंछते हुए व्यक्ति बोलता है कि अरे वाह, मजा आ गया। जी, अब तीसरा प्रश्न आपका था, तीसरा प्रश्न आपका सांप्रदायिकता पे था शायद। नहीं, मैं ध्यान दोस्तों की क्या भूमिका रही आपके जीवन में? दोस्तों की भूमिका, दोस्तों की भूमिका में आप देखिए, समाज है, इस समाज को मैं समाज को इस तरीके से लेता हूं कि जैसे कि हम बाजार में हैं और मार्केट है, सुनारों की मार्केट है, सोने चांदी की दुकानें हैं सारी की सारी, सबको वहीं रहना है, सबकी यारी है आपस में, लेकिन सब प्रतियोगी हैं आपस में। अब ये रिश्ता जो होता है, दोस्तों से यही रिश्ता होता है हर किसी का, कि हम उसी बाजार में होते हैं जहां पर हमारे साथी भी हैं, हमारे प्रतियोगी भी हैं। अब इसको सामंजस्य व्यक्ति बिठा लेगा उतना अच्छा रहेगा। बाकी मेरा अपना स्वभाव ये है कि मैं अपने रास्ते चलता हूँ, अपना फोकस मेरा अपने रास्ते रहता है। बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, उनका रास्ता बदल जाता है, वो छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन मैं अपने रास्ते चल रहा होता हूँ। तो इस सफर में हम सफर का होना जरूरी है, साथियों का बहुत जरूरी है, उनके महत्व को कोई कम नहीं कर सकता है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि आप अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। वाह, ठीक है, बहुत बढ़िया आपने सर, बहुत अच्छे जवाब दिए सर के तीनों सवाल। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, चौथा सवाल था सांप्रदायिकता की भावना। हाँ, विस्फोटक रूप ले रही है, विस्फोटक रूप ले रही। मैं ना इसमें थोड़ा सा हार्श हो जाऊंगा, माफ कीजिएगा, सच कहने का आदी हूँ। मेरा ये मानना है सर कि समाजवाद में ये सिद्धांत भी है, मेरे को किसी समाजवादी समाजशास्त्री ने बताया था, मैं सही से समझाऊं शायद, कि कोई भी प्रथा जन्म लेती है जब, तो उसके अगेंस्ट दूसरी प्रथा जन्म लेती है, और जब दूसरी प्रथा उसकी पूरी पे आ जाती है तो कॉम्प्रोमाइज की स्थिति तीसरी प्रथा चलती है। ये परिपाटी समाज हमेशा बनी रही है, हमेशा से बनी। इसके नाम बदलते रहेंगे, कुछ भी होता रहेगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब मैं 98 में यहाँ दिल्ली आया था, तो तब एक पिक्चर आई थी, इसकी क्या नाम है, अनिल कपूर की पिक्चर आई थी पुकार। उसमें उसने एक डायलॉग, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 3 में 2 बार पाकिस्तान मुर्दाबाद उसने बोला। गोलचा सिनेमा में वो पिक्चर चलने नहीं दी गई थी, उसमें कहीं किसी और को कुछ नहीं कहा गया था, केवल पाकिस्तान मुर्दाबाद था, क्योंकि वो देशभक्ति पिक्चर थी और वो कोई पुलिस का कुछ वो था, सीन वगैरह था। वो पिक्चर गोलचा में चल नहीं दी गई। हिंदुस्तान मैच हारता था तो पाकिस्तान मैच हारता तो छोड़ जाते थे लोग, तिरंगे झंडे की जगह हरा झंडा लेके चलते थे। जब इन लोगों ने और दूसरी तरफ वालों ने अपोज किया, तो फिर थोड़ा थोड़ा मेरा मानना ही है, एक तरफा किसी का विरोध नहीं कर सकते, या तो हम चुप रहें या फिर दोनों को कहने की हिम्मत हो हमारे पास। हम एक तरफा विरोध करेंगे तो सांप्रदायिकता खत्म नहीं होगी। सांप्रदायिकता का मतलब ये है कि आप किसी का पक्ष ले रहे हैं, तो मैं तो किसी पक्ष नहीं लेता हूं, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूं, मैं दोनों को गलत कहता हूं जहां गलत होते हैं, और जहां सही होते हैं वहां से। क्योंकि एक बार मैंने एक मित्र को कहा था कि भाई, जब आपका कोई एक्सीडेंट में कोई शहीद हो जाता, मर जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसका तात्पर्य, तो दोनों तरफ से बराबरी होगी तो उस दिन सांप्रदायिकता समाप्त हो जाएगी। तो गलत को गलत कहने की हिम्मत हर किसी में हो। हम जैसे अपने को गलत कह रहे हैं, दूसरे पक्ष को भी गलत, अपने पक्ष को गलत कहना चाहिए। जैसे हमारे बचपन में होता था, पड़ोसी अगर शिकायत लेकर आता था तो हमारी माँ हमें पहले ही कूट देती थी, पापा कूट देते थे, ये नहीं जानते थे कि गलती है कि नहीं है।
क्योंकि पड़ोसी ने कहा है तो हम अपने को डांटेंगे। लेकिन ये सिचुएशन आज नहीं है, अपने को कोई नहीं डांटना चाह रहा, दूसरे को डांटना चाह रहा। तुम बिल्कुल, अपने को समझाओ, हम अपने को समझाते हैं, तब सांप्रदायिकता हटेगी सर। माँ, अगर मेरे पिताजी आजकल कोई पड़ोसी मार दे बच्चे को तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। पहले तो पड़ोसी ने कह दिया तुम्हारा बच्चा शैतानी कर रहा था, तो अपने बच्चे को ही डांटेंगे, दूसरे को नहीं डांटते थे। क्यों? क्योंकि हम अपने को सुधारेंगे। तो अगर आज सांप्रदायिकता की भावना को खत्म करना है तो अपने में सुधार लोगों को करना होगा, दूसरे पे लांछन नहीं लगाना। बस मेरा यही कहना है। बिल्कुल बराबर, बहुत बढ़िया। तो संदीप सर, हम कार्यक्रम के अब अंतिम चरण में हैं। काफी अच्छी बातें आपसे हमें सीखने को मिली, बड़े अच्छे अच्छे शेर आपने सुनाए, कुछ गीत भी आपने सुनाए। लेकिन आप चूंकि मंची कवि भी हैं, तो हम चाहेंगे कि आप सबसे ज्यादा मंच पर क्या पढ़ते हैं सर, वो हम सुनना चाहेंगे। जो आपको लगता है आपने अब तक पढ़ा मंच में, सबसे ज्यादा क्या आप पढ़ते हैं, वो आपको रटा होगा बिल्कुल। अच्छा, एक दो मुक्तक सुना देता हूँ जो आजकल मैं मंचों पे पढ़ रहा हूँ, वो सुना जी। एक दो से काम चलेगा नहीं सर? अरे समय का भी तो देखना चाहिए ना। जी जी जी। प्यास रहनी चाहिए, मन में प्यास रहनी चाहिए। फ्री में सारे सुना देंगे तो पैसे मिलके कैसे सुनाएंगे? जी जी। चलिए एक दो मुक्तक सुन लीजिए जो मैं मंच पे पढ़ता हूँ। चलो देख लेते हैं, फिल्म फिर कभी देखेंगे आपके साथ। हाँ जी, हाँ जी। नेह से निर्मल हृदय की प्रीत गा लेता हूँ मैं, नेह से निर्मल हृदय की प्रीत गा लेता हूँ मैं। हाँ यही सच है तुम्हें मनमीत गा लेता हूँ मैं, नेह से निर्मल हृदय की प्रीत गा लेता हूँ मैं। हाँ यही सच है तुम्हें मनमीत गा लेता हूँ मैं। जिंदगी के मंच पर अनुभूति की सरगम लिए, जिंदगी के मंच पर अनुभूति की सॉरी अनुभूति की सरगम लिए, कुछ मिलन के कुछ भी रह के गीत गा लेता हूँ मैं। बहुत देर बातें कर ली तो इसलिए थोड़ा सा खराश आ गई। बिल्कुल। कुछ मिलन के कुछ भी रह के, पानी पी लीजिए सर आराम से, गीत गा लेता हूँ मैं। एक मुक्तक और मैं मंचों पर अक्सर पढ़ता हूँ, वो ये कि आपके दिल में नए अरमान दे जाऊंगा मैं, और आंखों को अलग पहचान दे जाऊंगा मैं। आपके दिल में नए अरमान दे जाऊंगा मैं, और आंखों को अलग पहचान दे जाऊंगा मैं। चंद पल जो आप मेरे रूबरू हो जाएंगे, चंद पल जो आप मेरे रूबरू हो जाएंगे, मेरा वादा है अमिट मुस्कान दे जाऊंगा मैं, मेरा वादा है अमिट मुस्कान दे जाऊंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। वाह, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, लाजवाब, जबरदस्त। सर आप बहुत शुक्रिया, बहुत। और आपने अपने बहुत कीमती समय हमें दिया, अपनी इतनी शानदार रचनाएं हमारे शिक्षकों को बताई, और सबसे बड़ी बात की जो रचना प्रक्रिया है सर, वो आपने हमें समझाई शो के शुरू में। कल हमारे जो शो में जो गेस्ट थी गीता उप्रेती, उन्हें अभी गजल लिखते हुए 4 महीने 11 दिन हुए थे, आज 12वां दिन है। तो इस बीच में उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी गजलें सुनी, कल उन्होंने कुछ सुनाई भी हमें। तो आप वो कल नवोदित कवियत्री थी, आप स्थापित कवि हैं,
तो आपकी जो बातें हैं वो उनके साथ साथ हमारे बहुत सारे दर्शकों के काम आएंगी। मेरे जैसे बहुत जो इस मामले में बहुत गरीब है, शायरी के मामले में, के लिए बहुत काम आएंगी हम सबके। तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, और उपाध्याय जी के भी बहुत आभारी हैं कि उनके माध्यम से आप हमें मिल पाए, आपसे मुलाकात हो पाई, आपसे दोस्ती हो पाई। और कोशिश करेंगे सर कि कभी आपको लाइव सुने किसी कार्यक्रम में दिल्ली में, तो ज्यादा आनंद आएगा। हम आपसे संपर्क में रहेंगे उपाध्याय जी के माध्यम से। तो इससे पहले कि समाप्त करें जी मैं कुछ समाप्ति से पहले कुछ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी सज्जन शिक्षक बंधु और श्रोतागण जुड़े हुए थे, उन सब का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी देर तक सुना। और साथ में गिरीश जोशी जी मेरे आदरणीय हैं, आप भट्ट साहब, और अपने एक और थे हेमंत जी शायद, या कुछ नाम था उनका, नाम मैं भूल गया, पहली बार नाम, वो कवि थे जो शुरू में, हाँ जो उन्होंने माँ वाणी की वंदना से शुरुआत की थी, उन आप तीनों का विशेष आभारी हूँ। और राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी का तो एहसान मेरे ऊपर हमेशा रहता है, और आशीष हमेशा रहता है। तो मैं बहुत, और जितने भी शिक्षक बंधु जुड़े, मैं उनसे एक निवेदन करूंगा कि अगर मेरी रचनाएं आपको कुछ अच्छी लगी हैं तो सोशल मीडिया पे आप संदीप शजर टाइप करिए, और वहां पर आप मुझे, मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं, मुझे सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मेरी जो भी रचना धर्मिता है उससे रूबरू हो सकते हैं। तो मुझे खुशी होगी आप सबसे जुड़ करके, क्योंकि आप शिक्षक हैं, इस नाते भी जुड़ना चाहता हूँ। और श्रोता, अगर हम लोग कविता करते हैं तो हम श्रोताओं के लिए और चाहने वालों के लिए ही करते हैं, तो जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे अपने होंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत आभारी हूँ आपका इस शो में बुलाने के लिए। बहुत बढ़िया सर, आपको धन्यवाद। और मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि प्लीज संदीप सजर सर्च करिएगा, फेसबुक पेज को लाइक करिएगा, उनको पढ़िएगा, उनको सराहना दीजिएगा, ताकि वो और बेहतर लिखे और अच्छा लिखे। क्योंकि जब हमारे लिए तालियां बजती हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है, कोई हमारी पीठ पे हाथ रखता है तो हमारा सीना और चौड़ा हो जाता है। तो चाहे वो कोई भी कलाकार हो, कवि हो, अभिनेता हो, सब कलाकारों के साथ ये बात लागू होती है। तो संदीप सर और बेहतर लिख पाए भविष्य में, और अच्छा हम उनको सुन पाए, तो आप उनको पेज को लाइक करिएगा। और हमारा जो ये शो है, आज 128वां एपिसोड है नॉन स्टॉप से, और पिछले 127 एपिसोड यूट्यूब में हमारे यूट्यूब चैनल विविधा पर उपलब्ध है। जो लोग नहीं देख पा रहे हैं पिछले हमारे एपिसोड्स, वो विविधा को सब्सक्राइब करके वहां देखें, और अपने जितना भी शिक्षक बिरादरी है उन सब तक पहुंचाएं। तो शो समाप्त करने से पहले जोशी सर आज के सवाल का जवाब बताएंगे। सबको बड़ी उत्सुकता है आज का जो सवाल आंसर, तो उसका उत्तर तो वही था कि वो जिनके अंदर ZDNA है वो सब लेफ्ट हैंडेड हैं जी। वो चाहे ब्रायन लारा हो, चाहे अमेरिकन राष्ट्रपति क्लिंटन हो, या बराक ओबामा जी हो, या विमिल्टन के प्लेयर्स हो, तो जो लेफ्ट हैंडेड हैं उनके लिए वो ZDNA इज स्पेशल। संदीप जी ने बात की थी कि उनके अंदर रचना धर्मिता ज्यादा होती है, वो बिल्कुल ठीक बात है। लेफ्ट हैंडेड आर, चूंकि मैं भी लेफ्ट हैंडेड हूँ, इसलिए मेरे को ये ख्याल आया। और कल विश्ची ने कुछ DNA की बात की, तब मेरे को ख्याल आया। कल गीता उप्रेती जी की बात थी, तब मेरे को ख्याल आया। तो आज का प्रश्न जो था, मेरे को लग रहा शुरू में उसका उत्तर आया था कि लेफ्ट हैंडेड। गीतिका जोशी जी को बधाई हो, उन्होंने सही जवाब सबसे पहले दिया था। चलिए बधाई उनको। और उनसे अनुरोध है कि अपना पता मैसेंजर पर मुझे भेजिएगा, ताकि आपका पुरस्कार आपके एड्रेस पर कोरियर से पहुंचाया जा सके। गीतिका जी बहुत बहुत बधाई, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सवाल छूटते ही सवाल सर बोलने से पहले उन्होंने उत्तर दिया था। जैसे हमने सवाल, मेरे को लगता है ये हेमंत बिश्ती ने मुझसे कहा था कि जो बायोलॉजी के बैकग्राउंड वाले हैं, वो इस सवाल का जवाब आपको फटाक से मिलेगा। हेमंत है ना? हाँ, कुछ ऐसा हिंट है। रजनीकांत शुक्ल जी लिख रहे हैं कि मैं भी लेफ्ट हैंडेड हूँ। जी रजनीकांत, बहुत सारे दर्शक हैं सर हमारे जो लगातार देख रहे हैं। संदीप सर, आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। बहुत धन्यवाद सभी का, मैं आभारी हूँ, सभी का बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। मैं लाइव में भी लिख रहा हूँ, और आप फेसबुक में भी देख सकते हैं। रजनीकांत शुक्ला जी हैं, मंजुला पांडे जी हैं, अशोक प्रधान जी हैं उड़ीसा से, गिरीश चंद्रा जी हैं, त्रिलोक तिवारी जी हैं उत्तराखंड से,
और बहुत सारे हैं, हमारे मनोज चौबे जी हैं, नागबेन स्वयं जी हैं उड़ीसा से, बहुत सारे दर्शक हैं सर। सबका नाम लूंगा तो राकेश भट्ट जी हैं श्रीनगर से, बहुत लंबा समय निकल जाएगा। तो सारे दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ कि आपकी वजह से हम ये शो कर पा रहे हैं, आपके लिए ही हम ये कर रहे हैं। तो कल ठीक 7 बजे हम एक नए मेहमान के साथ फिर से आपके साथ सामने रूबरू होंगे द टीचर शो के एपिसोड 129 में। और तब तक के लिए आप हमें अनुमति दीजिए और देखते रहिए द टीचर शो। मिलते हैं कल शाम ठीक 7 बजे, तब तक इंतजार। नमस्कार। The Teachers Show. The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। The Teachers Show.